everyone. Welcome to Arihant Padhaku. As you all know that I'm Divya, your science educator, and today, we have come up with an interesting session and very fruitful session, and that is the complete revision series. So what we'll be doing is we'll be making 2 or 3 videos और उसके अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक बहुत ही क्विक स्पैन में करा देंगे ताकि जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके क्लास 10th साइंस के टर्म 1 के उनका एक क्विक सा रिकैप हो जाए, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन हो जाए। हम डिस्कशन ये भी कर लें कि किस किस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन, ठीक है, क्योंकि जब आप चीजें रिकॉल करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको लगेगा कि मार्क्स लेना बहुत ही आसान है। एंड बिलीव मी, इट इज वेरी इजी, क्योंकि जितने हमने पेपर्स आपको सॉल्व करवाए हैं और जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उसके बाद एक ये जो हम क्विक रिकैप करने वाले हैं वो तो बेसिकली आपका एक बूस्टर ही डोज होने वाला है। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद दिस कंप्लीट रिवीजन सीरीज फॉर सब्जेक्ट साइंस टर्म 1। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि पेपर का पैटर्न आपका किस तरीके का है। आपको पता है कि जो आपका एग्जाम है बेसिकली वो 90 मिनट्स का होने वाला है। 3 सेक्शंस में आपका एग्जाम होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए के अंदर 24 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं। बी के अंदर भी 24 क्वेश्चंस है और आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने होंगे। सी के अंदर 12 क्वेश्चंस होंगे और आपको करने होंगे कोई भी 10। ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने हर सेशन में आपको बताती आई हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं रखना। जहां पे भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ट्रिक्स को यूज करो या जो क्लोज ऑप्शन लगता है जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट किए बिना मत छोड़ देना। दूसरी चीज, जो भी सीक्वेंस में जो बेस्ट आते होंगे उसी सीक्वेंस में उसको करना, क्योंकि जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए के या फर्स्ट 20 होंगे सेक्शन बी के या फर्स्ट 10 होंगे सेक्शन सी के, वही आपके कंसिडर होंगे। सो मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दीज 2 थिंग्स। तो टर्म 1 का आपको पता है हमारा 50% सिलेबस है और इसमें हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 1, 2, 3 आ रहा है जिसका वेटेज 16 मार्क्स है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग जिसमें चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस है उसका वेटेज 10 मार्क्स है। नेचुरल फिनोमिना 10 and 11 जिसमें आपका पूरा लाइट और ह्यूमन आई रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई आ रहा है और जिसका वेटेज है 14 मार्क्स। सो मेक श्योर कि ये सारे चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से बढ़िया से तैयार करो। ओके, तो क्वेश्चन आपको ये भी पता है पेपर में टोटली एमसीक्यूज आने वाले हैं और एमसीक्यूज आपके बेसिकली केस बेस्ड स्टडीज हो सकती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पता है कि 4 रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में भी मिलेंगे। ओके, तो पेपर आपको ओएमआर शीट पे करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होता क्या है कि ए बी सी डी ऑप्शन दिया होता है, पेंसिल से डार्कन कर देना है, मैंने वो भी प्रैक्टिस कराया आपको। ओके, तो इसमें जो आपके ये चैप्टर्स थे, अभी यहाँ पे हम इन्हीं 10 चैप्टर्स की ये सारे के सारे चैप्टर्स की, जिसके अंदर लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 को मैं 4 पार्ट्स में गिन रही हूँ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। ये सब चैप्टर्स का मैं आपको एक क्विक रिकैप देने वाली हूँ और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से और फिर सीक्वेंस में करते हुए हम जल्दी से सारा रिकैप कर लेंगे और परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। अब नाम से ही पता लग रहा है कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस आप जानते हो कि जैसे हर एक का एक लैंग्वेज होता है, तो केमिस्ट्री का लैंग्वेज है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस की फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के जो टॉपिक्स है, एक इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं, इक्वेशन को बैलेंस करना, अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रैंसिडिटी और कोरोजन है। जिसमें से कोरोजन आपका डिलीटेड टॉपिक है तो इसको आप छोड़ देना, बट अदरवाइज इसके अलावा आपको सब अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो बेसिकली आपको पता है कि हम अपने आसपास बहुत से केमिकल चेंजेस देखते हैं जिसमें नई चीज बनती है, इरिवर्सिबल एक्ट होता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है या रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है। तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन आपका होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें रिएक्ट करती है, नया सब्सटेंस बनाती है, उसको आप क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन। हर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं जिनको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, जिनको हम मिक्स करते हैं, और प्रोडक्ट जो कि नई चीज बनती है और उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। और प्रोडक्ट 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, उसमें कुछ लिमिट नहीं है। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन।
सो कुछ एक्टिविटीज हैं जिन पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जिसके अंदर आप मैग्नीशियम रिबन को जो लेकर आते हो उस पर लेयर होती है कार्बोनेट की, और उसको हम सैंड पेपर से रब करके उस लेयर को रिमूव करते हैं। उसके बाद टोंग्स को यूज करते हुए हम उसको हीट करते हैं। जब आप इसको हीट करते हो तो बेसिकली आप इसको बर्न ही कर रहे हो, तो ये एक वाइट सब्सटेंस बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऐश जो बनती है। और इसकी एक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे आपको वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलती है, और इस ऐश का कलर भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वाइट। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कई बुक्स में मिलेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की होती है, तो बेसिकली दोनों लेयर्स होती है, कार्बोनेट की भी होती है और ऑक्साइड की भी होती है, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। सो मेक श्योर दैट ये दोनों लेयर्स और सैंड पेपर का यूज आपको पता हो। डेजलिंग फ्लेम और व्हाइट कलर एमजीओ का इंपॉर्टेंट बात है, और ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, आपको पता है हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगेन यहाँ पे जो गैस है, गैस का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब एयर के कांटेक्ट में आती है। अब जैसे अगर आप मैच स्टिक लाओगे, वो हीट कर जलने लगेगी पेल ब्लू फ्लेम से, तो अगर उसमें पेल ब्लू फ्लेम आता है तो हाइड्रोजन गैस होती है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, वो भी हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बीकर को बाहर से हाथ लगाते हैं तो बीकर हीट अप हो जाता है, तो ये चीजें आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके पास बेरियम आयोडाइड और लेड क्लोराइड। अब अगर आपने बेरियम आयोडाइड और ऐसे दो अलग अलग फ्लास्क में लेड क्लोराइड ले लिया और आप उसको स्लोली पोर कर रहे हो, तो आप देखो किस तरीके से यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि पीछे रह जाता है, और येलो कलर का होता है। हर एक रिएक्शन में अलग अलग कलर का प्रेसिपिटेट बन सकता है, कलर की बात भी मैं जरूर करूंगी आपसे। तो बेसिकली यहाँ पे जब इस तरीके का कुछ कलरफुल कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है या कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो पीछे रह रहा है, वो भी एक रिएक्शन होती है, वो कंफर्म करती है कि केमिकल चेंज वहां पे हुआ है। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन बहुत आसान है जानना। कलर चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, हीट एनर्जी प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब हो, प्रेसिपिटेट बन जाए, गैस रिलीज हो, तो इन सब चीजों का मतलब है कि केमिकल चेंज हुआ है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई नया प्रोडक्ट बना है। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए कि कहाँ कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। अब ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिखने का तरीका होता है, तो केमिस्ट्री को लिखने का तरीका है केमिकल इक्वेशन। तो इसको बेसिकली हम इस तरीके से फॉर्मूलाज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, सिंबल्स, स्टेट्स, ये सब चीज को यूज करते हुए हम लिखते हैं बेसिकली। तो सिंबल्स, मोल, स्टेट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को यूज करते हुए यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। आई होप वो आपको लिखनी आती है, क्योंकि हमने 9th क्लास में फॉर्मूलाज किए थे सारे। ओके, अब अगर बैलेंसिंग की बात करें, आपको पता है कि कोई भी चीज है जब हम उसको यूज करते हैं तो मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना मास डिस्ट्रॉय होता है। मास इज ऑलवेज कंजर्व एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सैंपल पेपर में भी सॉल्व करवाया था जब हमने अरिहंत के बुक के प्रैक्टिस पेपर्स किए थे कि बैलेंसिंग क्यों की जाती है। सो इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से आप करते हो, तो बैलेंसिंग को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब आप बैलेंस करते हो तो नॉर्मली जब भी आप रिएक्शन लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप उसको बैलेंस करो अनटिल अनलेस इट इज मेंशन कि बैलेंस एग्जाम्पल लिखो या बैलेंस रिएक्शन लिखो। तो अगर आप जल्दी में पेपर कर रहे हो और अगर आप रिएक्शन विदाउट बैलेंसिंग भी लिख देते हो तो उसमें आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको बैलेंस कर दो। दूसरी चीज, जब भी बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आएगा वो दो तरीके से आएगा, या तो बैलेंस करना होगा या फिर पहचानना होगा कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो जब तो आपको बैलेंसिंग करनी होगी तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको कर दोगे। यू विल मेक यूज ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड एंड यू विल डू द बैलेंसिंग, ठीक है। और जब आपको पहचानना होगा तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के मोल्स को राइट हैंड साइड के साथ इक्वलाइज करना है, देखना इक्वल है कि नहीं। बट अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई भी एक एटम दिख जाता है जिसके मोल्स बैलेंस नहीं है, उस ऑप्शन को वहीं पे छोड़ देना, अपना टाइम और वेस्ट मत करना, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड ही है। अगर एक एटम भी के मोल्स इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन ही होगी।
तो कौन सा रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस, उस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको मतलब एक हिंट मिल जाएगा बहुत जल्दी और आपको पूरा ऑप्शन नहीं समझना पड़ेगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका है कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज्यादा होंगे, बट जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक ही होगा। यू विल हैव द सिंगल प्रोडक्ट। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये कंफ्यूजन मत करना कि एलिमेंट कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एलिमेंट एलिमेंट के बीच में भी होता है, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में भी होता है और कंपाउंड कंपाउंड के बीच में भी होता है। आपका फोकस ये रहना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट सिंगल है, अगर प्रोडक्ट सिंगल है इसका मतलब रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन। अब ऐसे ही दूसरा टाइप है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन नाम से पता लग रहा है कि कोई चीज डीकंपोज होना मतलब टूटना। इसको पहचानने का तरीका है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा ना वो सिंगल होने वाला है। जैसे कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट सिंगल था, यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो दो या दो से ज्यादा होंगे, क्योंकि एक नहीं हो सकते। कभी भी कोई चीज टूटकर एक चीज नहीं बनाएगी, वो दो या दो से ज्यादा चीजों में टूटेगी। सो दिस इज बेसिकली डीकंपोजिशन। अब एक और बात कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होगा वो एक कंपाउंड होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि Mg को मैं तोड़ रही हूँ तो Mg को तो हम नहीं तोड़ पाएंगे ना। सो इट हैज टू बी इन अ कंपाउंड स्टेट, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, चाहे सिंपल कंपाउंड हो चाहे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट रिएक्टेंट एक कंपाउंड होगा यहाँ पे। अब तोड़ कैसे कैसे सकते हैं, या तो लाइट की प्रेजेंस में तोड़ सकते हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ भी जाता है कि हम प्रेफर करते हैं कि हम AgCl जो है उसको सनलाइट को एक्सपोज ना करें, क्योंकि AgCl को जैसे ही हम सनलाइट को एक्सपोज करते हैं इट अंडरगोज फोटो डिकम्पोजिशन और वो AgCl ना रहकर वो टूट जाता है और बन जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो इसमें अलग अलग फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाइट टर्न्स ग्रे, व्हाइट इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स, इस तरीके से। सो बेसिकली फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट की प्रेजेंस में उसको ब्रेक ना हो, वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये सब चीजें करते हैं, या बोलते हैं उसको सनलाइट में एक्सपोज ना करो, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक जो डिकम्पोजिशन होती है मतलब करंट पास करने से, और मोस्टली इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन आपको उन मेटल्स कंपाउंड्स की दिखेगी जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज। ओके, तो जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल मैं आपकी बुक में जो दिया हुआ है, आपने कॉपर कार्बोनेट लिया। अच्छा, एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि जब भी कभी कार्बोनेट होता है ना आपके पास, कार्बोनेट जब भी टूटेगा तो राइट हैंड साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी ही आएगी, और अगर रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो प्रोडक्ट के साइड कार्बोनेट किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेगा, मतलब किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में। तो ये चीज आप याद रखो, ठीक है। तो कॉपर कार्बोनेट है, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे, कभी भी कोई कंपाउंड अदर देन ऑक्साइड होता है वो बेसिकली सिंपल कंपाउंड में टूटेगा, तो इट विल ब्रेक अप इनटू इट्स ऑक्साइड, और साथ में CO2 कौन सी गैस बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड अगर ऑक्साइड है, सपोज यहाँ पे अगर मैं आपको बोलती कि ऑक्साइड है, तो आपके पास कोई चांस नहीं था, आप इसको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में ही स्प्लिट करते। बट अगर वो अदर देन ऑक्साइड कोई कंपाउंड है तो पहले उसको उसकी ऑक्साइड में तोड़ो और फिर उसके साथ जो भी रिस्पेक्टिव गैस है उसको रिलीज करो। ओके, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट भी आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो फेरस सल्फेट, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम ग्रीन विट्रॉल याद रखना है, क्योंकि पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ऐसे कॉमन नेम्स, तो यू शुड बी थॉरो विद दीज काइंड ऑफ नेम्स। तो ग्रीन विट्रॉल हमारे पास होता है बच्चे FeSO4.7H2O, और आई होप आपको पता है 7H2O होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई भी पानी ऐसे लगा है, दिस इज केमिकली कंबाइंड वाटर, और इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो जब भी आप इसको हीट करोगे तो पहले तो ये FeSO4 मतलब अपने पानी को लूज करेगा, उसके बाद हीटिंग कंटिन्यू करने पे इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड, और साथ में ये पॉइजनस गैसेस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ये एक्टिविटी इवन कलर्स तक आपको याद होने चाहिए। ओके, ऐसे ही अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टोटली एंड टोटली रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होता है। इसको होने के लिए क्या होता है कि एक सब्सटेंस एलिमेंटल स्टेट में होगा और एक कंपाउंड होगा। इसमें अगर ये ए वाला ज्यादा रिएक्टिव है तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको सिर्फ लिखना है कि रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसमें जो ये सब्सटेंस एलिमेंटल स्टेट में है वो एज पर रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है वो रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेंगे हम।
जो चीज ऊपर आती है रिएक्टिविटी सीरीज में वो ज्यादा होती है, और अगर कोई एलिमेंट उससे नीचे आता है तो वो लेस होती है। तो मोर वाला लेस को रिप्लेस कर सकता है, बट लेस वाला मोर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन आप लिख दोगे। तो अब जैसे कि हमने ये क्वेश्चन बहुत बार किया भी है, जिंक प्लस CuSO4, ये रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, बट अगर यही Cu प्लस ZnSO4 होता तो रिएक्शन नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं अगला टाइप, डबल डिकम्पोजिशन, या इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, दोनों नाम इसके सही हैं। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स होंगे, बेसिकली इट इज अ रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। अब दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड तो बना नहीं सकते हैं, सो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे दे विल इंटरचेंज देयर आयंस, मतलब इसका पार्टनर उसके साथ चला जाएगा, उसका पार्टनर इसके साथ आ जाएगा। बट मेक श्योर जब आप कंपाउंड में आयंस को इंटरचेंज कराओ तो आप जो मेटल है उसको पहले ही लिखो, और नॉन मेटल या जो भी नेगेटिव पार्ट है कंपाउंड का उसको बाद में ही लिखो, उल्टा मत कर देना उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और PbSO4 है, ठीक है, लेट्स से, तो बेरियम या सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको ऐसे मत लिख देना, Ba पहले ही आएगा और Pb पहले ही आएगा Cl के साथ, फिर विल बी BSO4 एंड PbCl2। और जब इस तरीके से म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए तो वो डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब जो भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, उनसे दो चीजें बनती है, या तो प्रेसिपिटेट, कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था। ठीक है, तो अगर दोनों कंपाउंड जब इंटरचेंज कर रहे हैं, अगर इस तरीके का कोई सब्सटेंस बन रहा है तो वो उसका एक सब टाइप है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। या फिर अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में ये आपस में न्यूट्रलाइज कर लेंगे और बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज बेसिकली अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी हमने सैंपल पेपर की सीरीज में बहुत से क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसके अंदर आपको सॉल्ट दिया हुआ था, जैसे लेट्स से अमोनियम सल्फेट ही मैं कह देती हूँ, और आपको उसमें पेरेंट एसिड बेस के बारे में पूछा था, एंड आई होप अब वो आपको आता होगा कि आपने क्या करना है, H और OH लिख लेना है, H और SO4 का एसिड याद कर लो, H2SO4, और NH4 को OH के साथ वैलेंसीज के अकॉर्डिंग इंटरचेंज करके बना दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पेरेंट एसिड हो जाएगा सल्फ्यूरिक और पेरेंट बेस हो जाएगा NH4OH। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, H और OH लिखो और उनके रिस्पेक्टिव आयंस के साथ उनको रिएक्ट कर दो। अब देखो अमोनियम का वैलेंसी पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव और इधर पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ ही रिएक्ट करेगा, और एसिड्स और बेसिस के नाम तो आपको याद होंगे ही, तो आप आराम से पेरेंट एसिड और बेस बना पाओगे। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में भी आपने देखा कि पेपर में क्वेश्चन बार बार सैंपल पेपर में पूछा जा रहा था, वो इसलिए क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है, पक्का आता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे ही होती है। फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2, तो इट विल फॉर्म Cu प्लस H2O। अब कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन रिमूवल को क्या बोलते हो आप, रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन में एज पर डिमांड जो पूछा हो उसको बता देना। तो या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है, जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे NaCl2 फॉर्मिंग NaCl। अब Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किए पॉजिटिव, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किए नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। एंड आई होप तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी और ये चीजें आप बहुत क्विकली समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या होता है, जो आपको कोई काम कराता है। ट्रैवलिंग एजेंट क्या होता है, जो आपको ट्रैवल कराता है, टिकट्स बुक करता है, पूरा अरेंजमेंट करता है। ऐसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कराएगा, अब उसको ऑक्सीडाइज कराएगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो याद रखना है ये रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस कराएगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो कंफ्यूजन क्रिएट आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से पहचान लेना। इसके लिए कुछ लर्न नहीं करना पड़ता, सिंपल रिएक्शन को देखना पड़ता है एज पर डेफिनेशन, और आप अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लोगे। अच्छा, अब रिडॉक्स रिएक्शन का एक कॉमन डेली लाइफ में एग्जांपल है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी एक बहुत कॉमन फिनोमिना है जो कि आप डेली रूटीन में देखते भी हो, जैसे खाना बनाया आपने नहीं खाया, उसको बाहर रख दिया
और कुछ टाइम के बाद वो खराब हो गया, है ना। जब तो बेसिकली फूड जो एयर के कांटेक्ट में आता है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एयर के कांटेक्ट में, और इससे क्या होता है, उसका स्मेल गंदा हो जाता है और टेस्ट भी खराब हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज रैंसिडिटी। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हो आप? आपको पता है कि खाना बनाया, नहीं खाया, ठंडा हो गया, फिर उसको आप फ्रिज में रख देते हो, क्योंकि फ्रिज के अंदर रैंसिडिटी खत्म नहीं होती है, स्लो डाउन हो जाती है। या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको पता है कि हमें कैंड फूड भी मिलता है, हमें पैक्ड फूड आइटम्स भी मिलती है ना। तो बेसिकली उनके अंदर क्या डले होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, बट हाँ, उस फूड को स्पॉइल होने से वो बचा सकते हैं। जैसे पिकल्स बनाते हो, उसमें सरसों का तेल डलता है, उसमें सॉल्ट डलता है, उसमें विनेगर डलता है। जैसे हम लोग एक पिकल खाते हैं जिसमें हम ग्रीन चिली को विनेगर के अंदर डाल देते हैं, वो भी तो एक पिकल ही होता है ना, उसको आप यूज करते हो। तो विनेगर बेसिकली उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, इसीलिए इतने दिन के बाद भी वो हरी मिर्ची उतनी ही टेस्टी लगती है खाने के साथ खाने में। तो एंटीऑक्सीडेशन और ये लो टेम्परेचर पे रखने का प्रोसेस बेसिकली रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकता है। सो ये था एक क्विक रीकैप हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, एंड आई होप आप कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से रिकॉल कर पाए होंगे। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए और पेपर में ना कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप पेपर करते समय कुछ कंफ्यूजन हो। तो मैं आपको इसका बेसिक चीज बता देती हूँ कि अगर उस बेस को पूरा ग्रैब कर लोगे ना, बिलीव मी, गलती होगी नहीं, चैप्टर बहुत ईजी फील कर पाओगे। सबसे पहली चीज, वैलेंसीज रेडिकल्स, प्लीज, मुझे पता है क्लास 9th में मे बी आपने अच्छे से ना पढ़ा हो, तो एक क्विक रिकैप इसका जरूर ले लेना, क्योंकि जैसे ये फॉर्मूलाज बनाते हैं, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कुछ भी लिखा आ जाता है, उसका फॉर्मूला बनाना होता है। वैलेंसी नहीं आएगी तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं लिख पाओगे। अब जैसे पेरेंट एसिड बेस का ही था, तो अगर सपोज वहां पे आपको जिंक कार्बोनेट दिया है या कुछ भी ऐसा नाम दिया, अगर जिंक कार्बोनेट लिखना ही नहीं आएगा तो कैसे एसिड और बेस पहचानो? फिर मेरा तरीका बताया हुआ कि H और OH को ज्वाइन कर दो, वो भी नहीं कर पाओगे अगर फॉर्मूला ही और वैलेंसीज ही सही नहीं लिखी तो। सो प्लीज मेक श्योर इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लो, कुछ दिन के लिए अपने बेड के पास ऊपर लगा लो और इसको पूरा अच्छे से रिकॉल कर लो, अपने फ्रेंड्स को, अपने मम्मा पापा को, किसी को भी लर्न करके सुना दो। प्लीज बी परफेक्ट इन इट, कुछ भी करो इसको परफेक्ट कर लो, क्योंकि वैलेंसीज आना बहुत जरूरी है। ये कुछ सिलेक्टेड है, ये हो जाए तो उसके बाद आपकी बुक्स में दिए गए हैं और वैलेंसीज, प्लीज मेक योर सेल्फ परफेक्ट विद दोज वैलेंसी चार्ट। ओके, इस चैप्टर में ना बच्चे कलर पे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन कलरलेस हो गया, कौन ब्राउन हो गया, कौन ब्लू हो गया। तो ये एक बेसिक सा चार्ट है, इस वीडियो को खत्म करने के बाद इसको पॉज कर लेना। इस पे मैंने मेन कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक्वस स्टेट में उसका क्या कलर होता है और सॉलिड स्टेट में उसका क्या कलर होता है। क्योंकि कलर्स आने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे भी आ सकते हैं कि इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो कलर क्या हो गया, तो वहां पे कलर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो मेक योर सेल्फ परफेक्ट विद दिस कलर ऑल्सो। सो केमिकल रिएक्शन तो आई होप समझ आ चुकी है कि अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो मतलब कॉम्बिनेशन है, अगर कोई एक को उसकी जगह से हटा रहा है, एक एलिमेंट मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। और जब दो मतलब एक कंपाउंड टूट रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, वो डीकम्पोजिशन है। और जब दो कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स को चेंज कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या है? डबल डीकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट। और रिडॉक्स तो आई होप आपको समझ आ गया है कि कैसे आपको पहचानना है। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज द सेकेंड चैप्टर, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. So the list of topics to be covered, they are acids, bases, physical properties of acids and bases, chemical properties, pH and its biological importance and indicators, washing soda, baking soda, plaster of Paris and bleaching powder. तो ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, एंड मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करो, क्योंकि इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है और हमें ये सब अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं. Okay, so let's quickly begin the revision, or you can say a recap of chapter 2, acid, bases and salts. अब देखो, हर सब्सटेंस का ना एक नेचर होता है, हर केमिकल सब्सटेंस का. जैसे ह्यूमन नेचर होता है कि कोई लड़ाका है, कोई लविंग है, इस तरीके से. तो केमिकल सब्सटेंस के भी नेचर होते हैं. तो या तो केमिकल सब्सटेंसेस एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं.
तो पहले ना पता नहीं था कि भी किस तरीके से डिफाइन करें कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तो एक इनएप्रोप्रिएट सा इन्फॉर्मेशन दे दिया या तरीका दे दिया पहचानने का कि अगर कोई सब्सटेंस खट्टा है या ब्लू लिटमस को रेड करता है या कोरोसिव है, वो एसिड्स है। ऐसे ही बोला गया कि जो सब्सटेंस कड़वा है, बिटर है, रेड लिटमस को ब्लू करता है, सोपी है, वो बेस है। बट ये एक इनएप्रोप्रिएट तरीका था डिफाइन करने का, दो कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं ये, बट ये तरीका सही नहीं था। तो हमारे पास आया एक साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट विच इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो दैट मीन्स इट इज गिवन बाय आर्हेनियस ओनली। तो आर्हेनियस ने एसिड और बेस को पहचानने का तरीका बहुत आसान कर दिया। आर्हेनियस ने बोला कि कोई चीज अगर पानी में डालो और वो हाइड्रोजन आयन दे, इसका मतलब वो एसिड है, और कोई चीज अगर पानी में डालो और वो हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो वो क्या है, एक बेस। ठीक है, तो बेसिकली एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो मतलब जब हम उनको पानी के अंदर डालते हैं तो दे गिव हाइड्रोजन आयन, और ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, ये पानी के साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। दे फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, दीज आर ऑल एसिड्स। When they are dissolved in water, they produce hydrogen ion, जो कि बाद में वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। अब ऐसे ही अगर बेस को डिफाइन करना है, बेसिस वो होते हैं जिनको जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखो, अगर किसी का फॉर्मूला ऐसे लिखा हो, किसी का फॉर्मूला ऐसे लिखा हो, तो इनमें आपको OH दिख रहे हैं, तो बेसिकली ये बेसिस होते हैं। दे आर कॉल्ड एज बेसिस। ऑब्वियसली इनको जब पानी में डालेंगे दे विल गिव दी हाइड्रोक्साइड आयंस। सो रिमेंबर, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पहचानो कौन एसिड है कौन बेस है, तो वो पानी में क्या दे रहा है, या उसमें एसिड उसके नाम के पीछे लिखा है, या वो हाइड्रोजन आयन उसमें दिख रहा है आपको, सो दैट मीन्स दैट इज गोना बी एसिड, और OH दिख रहा है, इट इज गोना बी बेस। ओके, सो लेट्स क्लासिफाई एसिड्स एंड बेसिस। अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन है, इसको देखते हैं। तो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं पहले। एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स क्लासिफाई हो सकते हैं। सोर्स मतलब जिससे वो मिल रहे हैं। तो दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट और एनिमल से आपको मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक जो कि मिनरल्स जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं उससे मिलते हैं आपको। तो बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड होता है, स्टिंग ऑफ बी के अंदर फॉर्मिक एसिड होते हैं। दे आर ऑल ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो कि मिनरल्स से मिलते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, दे आर स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ. If I talk about your strength, so that means how powerful you are. So if I talk about the strength of acid, that means how powerful they are. मतलब वो पानी में जब उनको घोलते हैं तो वो कितने हाइड्रोजन आयन देते हैं, कितने हाइड्रोजन आयन देते हैं, that is the acidic strength. So we have two types of acids, one is strong, other is weak. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनको हम पानी में घोलते हैं तो वो सारे के सारे अपने हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो आपको HX की फॉर्म में मिले, वो सारा का सारा टूट जाता है। और वीक एसिड वो होते हैं जिसको आप जब पानी में घोलो वो पार्शली डिसोसिएट हो। वो क्या डिसोसिएट हो, पार्शली, पूरे के पूरे नहीं टूटते, उसमें अनडिसोसिएटेड भी वो रहते हैं। सो दे आर वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स, वीक एसिड विच पार्शली डिसोसिएट्स। ओके, मूविंग ऑन टू द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन एसिड, कि पानी कितना प्रेजेंट है एसिड के अंदर। तो हमारे पास दो तरह के एसिड होते हैं। वन वी हैव डाइल्यूट एसिड जिसमें पानी ज्यादा होता है, एंड वन इज कंसंट्रेट एसिड जिसके अंदर पानी का अमाउंट क्या होता है, कम। तो डाइल्यूट एसिड विच हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर, कंसंट्रेट एसिड विच हैज लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है, तो आप सोचोगे कि पानी कम है तो उसमें पानी डाल दो, वो डाइल्यूट हो जाएगा। बट इतना सिंपल नहीं है। अगर हमें कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम इतनी इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड और पानी का जो रिएक्शन होता है वो बहुत एक्सोथर्मिक होता है, मतलब उससे बहुत हीट रिलीज होती है। इतनी हीट के रिएक्शन वॉयलेंट हो सकता है, उससे एक्सप्लोजन हो सकती है। सो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप पानी लो और पानी के अंदर एसिड डालो, और वो भी कैसे डालो, ड्रॉप वाइज। ठीक है, और उसके बाद उसको स्टिर भी करते रहो, उसको मिलाते भी रहो।
ऐसा करने से क्या होगा, जो हीट रिलीज होगी वो कम होगी और हीट कॉन्स्टेंटली पानी एब्सॉर्ब भी करता रहेगा और रिएक्शन वॉयलेंट भी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। हमने जो प्रैक्टिस पेपर्स किए थे उसमें क्वेश्चन था कि कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे। ऑप्शंस थे कि भी पानी को एसिड में डालोगे या एसिड को पानी में डालोगे। तो आपको याद रखना है, वी पोर एसिड ड्रॉप वाइज इनटू वाटर विद कंटिन्यूअस स्टिरिंग सो दैट द रिएक्शन शुड नॉट बिकम वॉयलेंट। ओके, अब बेसिस को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी। तो बेसिस या तो पानी में सॉल्युबल होते हैं या सॉल्युबल नहीं होते। तो अगर बेसिस पानी में सॉल्युबल हो तो उनको आप क्या बोलते हो, अल्कलीज। तो अल्कली बेसिकली एक सब कैटेगरी है बेस की ही, और सारे के सारे बेसिस अल्कली नहीं होते, मतलब सारे के सारे बेस पानी में नहीं घुलते, बट सारे जो घुल जाते हैं पानी में वो सब बेसिस ही होते हैं। ऑल अल्कलीज आर बेसिक। तो ये लाइन याद रखना, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ओके, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे दैट मीन्स हाउ पावरफुल दे आर, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अगर वो पूरा का पूरा टूट जाता है इनटू एम पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बट अगर वो पार्शली टूट रहा है, मतलब उसमें अनडिसोसिएटेड पार्ट भी है, देन इट इज अ वीक बेस। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड सोर होते हैं, मतलब वो खट्टे होते हैं, एंड दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस का कलर क्या करते हैं, रेड। अब लिटमस क्या है, इंडिकेटर, इसका हम अलग से एक पूरा टॉपिक करेंगे। कोरोसिव होते हैं, मतलब अगर आपके हाथ पे या स्किन पे गिर जाए, पानी सोख लेते हैं और स्किन को जला देते हैं, सो दे आर कोरोसिव। बेसिस कड़वे होते हैं, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, और सोपी होते हैं, हाथ लगाओ तो सोपी होते हैं टच में, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर्स क्या है बेसिकली, वैसे मैं पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, बट अभी के लिए बता देती हूँ, जिनकी कलर या जिनकी फ्रेग्रेंस पे चेंज आता है जब आप एसिड या बेस के साथ उसको रिएक्ट करते हो। तो एसिड्स क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, उनको ब्लू लिटमस का कलर रेड करते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसमें ये रेड पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाते, लेकिन ब्लू को ये रेड करते हैं। मेटल्स के साथ रिएक्ट करो तो करके देख लेते हैं एक रिएक्शन, कोई भी एसिड, लेट्स से HCl ले लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और बेसिकली ये रिएक्शन तभी होगा जब मेटल जो है वो हाइड्रोजन सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। बट अगर यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम हो जाएंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर प्लेस्ड बिलो इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा था, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आया था कि H2 है या H2O है, कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा, कौन गैस इवॉल्व करेगा कौन नहीं। तो रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखते हुए आपको इसको आंसर करना है। नेक्स्ट, एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। एक एक्टिविटी ली हुई है यहाँ पे, वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट एंड वी आर रिएक्टिंग विद HCl। तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा and you will get calcium chloride and a weak acid, that is carbonic acid, which can also be written as this. So double decomposition reaction ho raha hai basically. Okay, then reaction with bases. Acids whenever react with bases, they form salt and water. बट जरूरी नहीं है कि हमेशा जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल हो, क्योंकि न्यूट्रल होगा वो डिपेंड करता है इन दोनों की स्ट्रेंथ पे। अगर इन दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है, तब वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा और रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। बट अदरवाइज अगर वो सेम स्ट्रेंथ के नहीं है तो वो सॉल्ट न्यूट्रल ना होकर एसिडिक या बेसिक हो सकता है। ओके, सारे के सारे एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस स्टेट में, मतलब जब उनमें पानी होता है, सो दे when on passing current they form ions, and if they have ions so that means they are good conductor also. Okay, let's talk about bases now. तो indicators में it turns red litmus blue. लिटमस को क्या करते हैं, रेड टू ब्लू, लेकिन ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मेटल के साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से वी हैव NaOH रिएक्टिंग विद मेटल, लेट्स से एल्यूमिनियम, वी गेट ऑक्सी सॉल्ट, ये आपने किया भी हुआ है, NaAlO2, एंड along with that you get H2. So you should know how to react them. Okay, ammonium salts के साथ, तो let's say we have ammonium salt, let's say I have ammonium sulfate, I am reacting with one of the acid, तो क्या बनेगा यहाँ पे, it will form NH4Cl, double decomposition है, and H will react with H2SO4 forming H2SO4.
Okay, reaction with acid, again a neutralization reaction. Now the salt would be neutral or not, that depends upon the strength. तो सारे के सारे बेसिस भी एसिड की तरह इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक्वस स्टेट में, मतलब एक्वस स्टेट में ये आयंस के अंदर टूट जाते हैं, दे आर गुड कंडक्टर एज वेल. सॉल्ट्स की अगर बात करें तो सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो आपके पास सॉल्ट और पानी बन जाता है. अब सॉल्ट जो होगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या दोनों वीक एसिड वीक बेस होंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल. बट अगर स्ट्रेंथ में फर्क होगा तो यू वोंट गेट द न्यूट्रल सॉल्ट. तो आपके पास सॉल्ट्स अलग अलग तरह के हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. एसिडिक सॉल्ट बनता है जब आपके पास एसिडिक है मतलब सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है. बेसिक सॉल्ट बनता है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन वीक एसिड है. न्यूट्रल सॉल्ट बनता है अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो या आपके पास वीक एसिड और वीक बेस हो. ये चीजें आपको याद रखनी है, इससे आपको पता लगेगा कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, या इसका पेरेंट एसिड या बेस कौन सा होने वाला है. अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी का पेरेंट एसिड बेस बनाओ. तो लेट्स से अगर मैं आपसे कोई सॉल्ट दे दूं, लेट्स से मैं आपको कहूँ KNO3, इसका पेरेंट एसिड बेस बनाओ, तो आपको इसको तोड़कर H और OH के साथ रिएक्ट कर देना है. मेटल को OH के साथ, तो ये कौन से बेस से बना है, KOH, और H को NO3 के साथ, एसिड आ गया HNO3. तो इससे आप पेरेंट एसिड और बेस बना सकते हो. ओके, सो एसिडिक सॉल्ट, आई थिंक यू गॉट इट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बनता है. जो बेसिक सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है. न्यूट्रल जिसमें स्ट्रेंथ दोनों की सेम रहती है, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, एंड यू गेट अ सॉल्ट दैट इज न्यूट्रल. अब स्ट्रेंथ मतलब कौन कितना एसिडिक है कौन कितना बेसिक है वो कैसे पता लग सकता है, वो हमें पता लगता है पीएच से. किससे पता लगता है, पीएच. बेसिकली पीएच होता क्या है, इट इज नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो पीएच अगर किसी का ज्यादा है तो माइनस में है ये, तो ऑब्वियसली उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी. अगर किसी का पीएच कम है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा. तो ये चीज, ये रिलेशन किस तरीके से वेरी करते हैं ये आपको याद रखना है. अब आपके पास पीएच स्केल होता है जिसका रेंज होता है 0 से 14 तक, और 7 उसका मिड पॉइंट न्यूट्रल होता है. तो अगर किसी सब्सटेंस का पीएच इस वैल्यू के बीच में लाई करता है मतलब वो सब्सटेंस एसिड है, और जब अगर इस रेंज में लाई करता है इट मीन्स वो बेस है, और अगर 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल. अब अगर सपोज मैं आपको कह दूं कि मेरे पास दो सब्सटेंसेस है जिसका पीएच 2 और 3 है, तो वो एसिड है या बेस, तो आप बता दोगे कि वो एसिड है क्योंकि 7 से कम है उनका पीएच. अगर मैं पूछूं दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, तो जिसका पीएच कम होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. अगर मैं पूछूं किसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, तो जिसका पीएच कम होगा वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है. समझ आया. ऐसे ही अगर मैं आपको दो बेस उठा लूं 10 और 11, मैं पूछूं कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप बताओगे 11. जितना उसका 7 से वैल्यू ज्यादा होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा क्योंकि उसमें उतनी ही हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा. ओके, सो ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू, 0 से 2 वाले स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, 2 से 4 वाले मॉडरेटली एसिडिक, मतलब ये टर्म यूज कर सकते हो आप, मोर देन 4 वीक एसिड, 7 वाला न्यूट्रल, 7 से 10 वीक बेस, 10 to 12 मॉडरेटली बेसिक, और 12 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस. तो इस तरीके से हमने इन पीएच वैल्यूज के अकॉर्डिंग इनको स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट या फिर वीक बताया गया. अब पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस है. आपकी जो बॉडी है वर्क करती है बेस्ट एट 7 to 7.8 पीएच. एसिड रेन का पीएच बिलो 5.6 होता है, तो इसीलिए वो एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करती है क्योंकि जो पानी न्यूट्रल होता है उसके पीएच को वो खराब कर देती है. एग्रीकल्चर में यूज होता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो सॉइल चाहिए दैट शुड हैव ऑप्टिमम पीएच. इट शुड नीदर बी मोर एसिडिक नॉर मोर अल्कलाइन. डेयरीज में दूध का जो पीएच है दैट इज एडजस्टेड 6.6. 6.6 से अगर पीएच कम हो गया तो मतलब दूध खट्टा हो गया, फट गया वो. तो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऐसे टूथ डिके में भी आपको पता है जब आप मीठी चीजें खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, टॉफीज खाते हो, तो आपके माउथ में एसिड सिक्रीट होता है जो कि माउथ के पीएच को 5.5 से कम कर देता है,
और इतने कम पीएच में जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है टूथ एनेमल का, वो करोड होने लगता है और आपकी क्या हो जाती है, कैविटीज। इसीलिए बोलते हैं खाना खाओ, बाद में ब्रश करके सो, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ना हो आपके माउथ में, एसिड सिक्रीट ना हो, माउथ का पीएच 5.5 से कम ना हो, और ना ही कैविटीज हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। अब कोई भी चीज एसिड है या बेस है, वो हम इंडिकेटर से जान सकते हैं बहुत क्विकली। जैसे पीएच से जान सकते हैं कि कितना एसिडिक कितना बेसिक है, इससे हम जान सकते हैं कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनके कलर में चेंज आ जाए या जिनकी स्मेल में चेंज आ जाए। कब? जब उसको हम एसिड बेस के साथ ट्रीट करें। सो दे ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द कलर और स्मेल व्हेन ट्रीटेड विद एसिड और बेस। अब इंडिकेटर अगर नेचर में मिल रहे हैं तो वो नेचुरल इंडिकेटर्स है, जैसे लिटमस। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, ठीक है, और लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है पर्पल, ये भी याद रखना, और लैब में इसको यूज करते हैं एज रेड एंड ब्लू। एसिड क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, बट इफ वी ट्रीट देम विद रेड लिटमस देयर विल बी नो इफेक्ट। ओके, बेस करते हैं रेड लिटमस ब्लू, बट इफ यू ट्रीट देम विद ब्लू लिटमस देन नो इफेक्ट। हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था जब हमने अरिहंत के पेपर्स किए थे, जिसके अंदर बॉक्सेस में डेटा दे रखा था, तो करेक्ट कलर चेंज वाला आपको ऑब्जर्वेशन पहचानना था। तो ये कलर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है आपके पास फिनोफ्लीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्लीन का ओरिजिनल कलर कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज। एसिडिक सब्सटेंस के साथ ट्रीट करो तो फिनोफ्लीन कलरलेस ही रहता है, और बेस के साथ ये क्या हो जाता है, पिंक। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज, एसिड के साथ ट्रीट करो रेड, और बेस के साथ करो ऑरेंज टू येलो। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन किया था कि सोप से उस कड़ी के स्टेन को हमने धोया तो कलर क्या हो गया, तो वहां पे ये चीजें ऐसे क्वेश्चंस में यूज होती है। अब ऐसे कुछ इंडिकेटर्स की स्मेल में भी चेंज आता है और उनको बुलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, लाइक वी हैव अनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि वनीला एक्सट्रैक्ट नेचुरल इंडिकेटर है या फिर सिंथेटिक है। तो जहां पे भी बच्चे एक्सट्रैक्ट वर्ड आ जाता है ना, वो नेचुरल होता है, लेकिन एसेंस आ जाता है तो वो सिंथेटिक होता है। तो मेक श्योर कि आप इसको याद रखो। तो अगर इनका जो स्मेल है वो सेम रहता है तो एसिडिक होता है, बदल जाता है तो वो कौन करते हैं, बेसिस। तो इस तरीके से यहां तक आपको सारा याद रखना है, और इस चैप्टर में बहुत से कंपाउंड्स भी है, तो क्विकली हम इन सारे कंपाउंड्स को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो पहला कंपाउंड है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.NH2O, और इस तरीके से ये दिखता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं तो इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। आप देख ही पा रहे हो फॉर्मूला से ही, इट इज सोडियम कार्बोनेट। 10 को हम लिखेंगे डेका, वाटर को हाइड्रेट। सो इट इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है, बहुत से प्रोसेस से बन सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेज प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस के लिए हमें रिएक्टेंट्स क्या चाहिए होते हैं, बेसिकली वी नीड द NaCl, वी नीड वाटर एंड वी नीड अमोनिया। ये चीजें हमें चाहिए होती है। तो NaCl को जब आप पानी के अंदर मिलाते हो, दैट इज ब्राइन। क्वेश्चन आपको दिया गया था कि ब्राइन क्या होता है। ब्राइन इज a solution containing NaCl and water, but when you mix NH3 it becomes ammonical brine। तो अमोनिकल ब्राइन जो है, इसको जब आप यूज करते हो, और मैं यहाँ रिएक्शन लिख देती हूँ, तो बेसिकली इन तीनों को, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आप साथ में पास करते हो, तो यू गेट NaHCO3 प्लस यू गेट NH4Cl, ये आपको मिलता है। उसके बाद इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं, जिससे ये बन जाता है सोडा ऐश। सोडा ऐश इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, प्लीज रिमेंबर इट। उसके बाद इस Na2CO3 के अंदर हम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डालते हैं और ये बन जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्वे प्रोसेस से वॉशिंग सोडा बनता है। अब ये एफिशिएंट प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स है वो रीयूज हो जाते हैं। अब बाई प्रोडक्ट कौन सा था, एक तो ये था बाई प्रोडक्ट, और आपने देखा कि और क्या था, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो बेसिकली ये रीयूज कैसे हो जाते हैं, इनको रीयूज करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं लाइम क्लिन में लाइमस्टोन, जो टूट के बनाता है CaO और CO2। CaO इस वो के साथ रिएक्ट करके बनाती है CaOH whole twice, which further reacts with this NH4Cl, and it again back form ammonia and water, which can be reused in making the ammonical brine। तो इसलिए इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, जो बाई प्रोडक्ट्स है वो भी रीयूटिलाइज हो पा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने से ही पता लग रहा है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड।
हीट करोगे तो इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, हीट करने से ये एनहाइड्रस सोडा ऐश बन जाएगा, Na2CO3, पानी अलग हो जाएगा। एयर में एक्सपोज करो अगर, अब लेट्स से अगर आप इसको एयर में एक्सपोज करते हो तो एयर में एक्सपोज करने से इसके 9 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, and this property is termed as efflorescence. This is very important. So efflorescence is basically a loss of 9 molecules of water of crystallization. कब? जब वॉशिंग सोडा को आपने एयर के अंदर एक्सपोज किया। यूजेस कहाँ पे यूज होता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। आपको पता है हार्ड वाटर होता है खारा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, तो वॉशिंग सोडा कैन सॉफ्टन दैट वाटर। ये डिटर्जेंट्स पे यूज होता है क्योंकि इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती है। ग्लास इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। सेकेंड कंपाउंड वी हैव इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इस तरीके से पैकेट्स में मिलता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 और इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी सॉल्वे प्रोसेस से बना सकते हैं। और कैसे बनाते हैं? अमोनिया को जब आप पानी के साथ रिएक्ट करो, आप इसको सॉल्ट के साथ रिएक्ट करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो। फर्स्ट स्टेप यही था ना आपका सॉल्वे प्रोसेस का, तो यहीं पे अगर आप छोड़ देते हो तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक्शन ऑफ हीट, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सो दैट मीन्स इससे ये Na2CO3 एनहाइड्रस फॉर्म में आपको मिल जाता है। अब इसके यूजेस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एंटासिड की तरह यूज होता है। एंटासिड मतलब कि अगर आपने कोई चीज खा ली, आपको एसिडिटी फील हो रही है, तो अगर आप बेकिंग सोडा लेते हो तो इट एक्ट एज एंटासिड, ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस इफेक्ट को। और ये केक की बेकिंग में भी यूज होता है। जैसे ये केक है, ये कैसे बनता है? केक के अंदर आप मैदा डालते हो, पानी डालते हो, एग डालते हो, सूजी डालते हो, ये सब चीज आप डालते हो, तो उसमें आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट डालते हो, यू ऐड बेकिंग पाउडर टू इट। बेकिंग पाउडर किससे बना होता है? बेकिंग सोडा से और टार्टरिक एसिड से। तो जब आप केक के बैटर के अंदर डालकर उसको कुकर या ओवन में रख के हीट करते हो तो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो बेकिंग सोडा है जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, ये टूट के बनाता है Na2CO3, H2O और CO2। ये CO2 जब इससे राइज होती है, गैस है राइज होगी बैटर से, केक से नहीं बैटर से, तो ये केक को क्या बना देगी? फ्लफी। बट इस सोडियम कार्बोनेट की वजह से केक का टेस्ट क्या हो जाएगा? बिटर, क्योंकि केक कड़वा हो जाएगा क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बेस होता है। तो इसलिए टार्टरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करके इसको क्या कर देता है? इट न्यूट्रलाइजेस इट। तो इन दोनों का ये यूज रहता है, ये केक को फ्लफी बनाता है और ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। ऐसे ही सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी इससे बनता है। इसमें दो सिलेंडर्स होते हैं, बाहर का मेटल का और अंदर का ग्लास का। तो बाहर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हो और अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो। एक कॉमन नॉब होती है, तो जब आप नॉब को प्रेस करते हो तो ये बेकिंग सोडा जो कि बाहर के सिलेंडर में है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर बनाता है Na2SO4, साथ में H2O और साथ में CO2। CO2 जब इतने प्रेशर से यहाँ से निकलती है, वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बना लेती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर देती है और आग बुझ जाती है। तो इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर अपना काम कर पाता है। Okay, third is plaster of Paris. Plaster of Paris is basically CaSO4.12H2। ये इसका फॉर्मूला है। इसको बोलेंगे कैसे? कैल्शियम सल्फेट, हाफ को हम बोल देंगे हेमीहाइड्रेट। बनता कैसे है ये? अच्छा, एक और चीज, इसका फॉर्मूला ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। देखो इसमें क्या है कि एक CaSO4 के पास आधा पानी है, तो दो CaSO4 के साथ एक वाटर भी हो सकता है। तो फॉर्मूला कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। ये किससे प्रिपेयर होता है? जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। तो जब आप इसको हीट करते हो एक कंट्रोल टेम्परेचर पे, तो इसमें आधा पानी का मॉलिक्यूल रह जाता है और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, बट टेम्परेचर हैज टू बी कंट्रोल्ड। कैसा दिखता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पानी के साथ जब इसको मिलाओगे, पीओपी को जब दोबारा से आप पानी के साथ मिलाते हो, वापस एक हार्ड सब्सटेंस बना देता है जिप्सम। यूजेस, सीलिंग्स डेकोरेट कर सकते हो इस तरीके से, स्टैचूज, पॉट्स वगैरह बना सकते हो, और फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ने के लिए भी ये यूज होता है। ये इसका एक मेडिकल यूज है। ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनता कैसे है? जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस पास करते हो, यू गेट CaOCl2
दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एयर में एक्सपोज करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और रिलीज करता है क्लोरीन गैस। दैट इज द रीजन इट गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन व्हेन केप्ट इन एयर। यूजेस, वूल को अनश्रिंकेबल बनाता है और क्लीनिंग वाटर टैंक्स में यूज होता है, टॉयलेट्स वगैरह में। सो लेट मी टेल यू कि अब ये जो हमने कंपाउंड्स किए हैं ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, अ कंपाउंड एक्स विच इज यूज लाइक दिस, अ कंपाउंड एक्स विच इज यूज इन डिटर्जेंट्स। तो सारे यूजेस का एक आउटलाइन जरूर रखना, क्योंकि जब आप यूजेस का आउटलाइन रखोगे तभी आप उसको पहचान पाओगे। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट। एफ्लोरेसेंस हो गया आपके पास, या कोई रिएक्शन कर रहे हो, या पेरेंट एसिड वाला क्वेश्चन हो गया, पेरेंट एसिड बेस निकालना, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूछे जा सकते हैं। और आपको याद होगा हमने पीएच के ग्राफ वाले क्वेश्चंस किए थे, वो भी मैं आपको बता दूं। तो पीएच के ग्राफ में या तो पीएच दिया हुआ था या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ था। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना और याद रखना, जिसका पीएच का वैल्यू हाई होता है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लेस होता है, और जिसमें पीएच का वैल्यू लो होता है उसमें इस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो वो जितने भी ग्राफ्स थे, जैसे कि कौन से ईयर में ज्यादा एसिड रेन आई या कुछ भी जो आपको सैंपल्स दिए गए थे, उसमें बेसिकली आपको फोकस करना था पीएच और एच पे। और एक क्वेश्चन आपको पीएच का इसमें ये भी पूछा गया था कि भी कि जैसे सपोज कुछ भी ऐसे दे दिया था कि कहाँ पे बेस ज्यादा है, कहाँ कौन से पॉइंट पे, तो बेसिकली वो पीएच की वैल्यूज को देखते हुए आप बताते हो, क्योंकि आपको पता है 0 से 7 के बीच में आपके पास एसिडिक रीजन होता है, 7 न्यूट्रल हो जाता है और उससे ऊपर वाला बेस हो जाता है, और जितना दूर होगा वो उतना बेसिक होगा, और जितना वो बिल्कुल लोअर वैल्यू पे होगा उतना वो एसिडिक होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, तो बिल्कुल डरना नहीं है और बहुत ही कॉन्फिडेंस से आपने करना है। Okay, so let's quickly begin with the next chapter now. Now let's quickly do the quick recap of chapter 3, which is metals and non-metals. So इस chapter के अंदर आपके topics है introduction, metals and non-metals, physical and chemical properties, metallurgy, chemical bonding और alloys. और इसके अंदर से आपका deducted topic है metallurgy, तो इसको छोड़ देना, लेकिन उसके अलावा आपको सब कुछ अच्छे से prepare करना है। तो करते हैं हम जल्दी से इसका एक क्विक रिवीजन। तो आपको पता है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको और छोटे सब्सटेंस में हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि एलिमेंट एटम से बना होता है और एटम हमें नहीं दिखते। तो एलिमेंट्स को बेसिकली हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, एज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। मेटल्स आपके पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे होते हैं, नॉन मेटल्स आपके एक्सट्रीम राइट पे होते हैं, मेटलॉइड्स आपके अंदर नॉन मेटल्स के बीच में ही डायगोनली प्लेस्ड होते हैं, और नोबल गैसेस आपके ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम मेटल्स की बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे हमें पता लगता है कि कोई भी गिवन सब्सटेंस मेटल है। तो अगर कोई आप एलिमेंट देखो और उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो मेटल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 281, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मेटल है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, वो गिवन एलिमेंट मेटल कहलाता है। ओके, ऐसे ही मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और लूज करने के बाद उनके अंदर प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, जिसको हम कैटायन बोलते हैं, वो बनाते हैं। जैसे कि सोडियम ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और बनाया सोडियम कैटायन, इस तरीके से। तो प्लीज रिमेंबर कि metals they possess 1, 2 or 3 valence electrons, they always lose electrons and form always cation. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मेलिबिलिटी का मतलब ही क्या है, हैमर करके थिन शीट्स बनाना, और मेटल्स मेलिएबल होते हैं। अब नॉन मेटल को अगर इसी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, मतलब के एनायन बनाते हैं। और अगर इसकी मेलेबिलिटी की बात करें तो ये मेलिएबल नहीं होते, इनसे शीट्स नहीं बना सकते, क्योंकि ये बहुत ब्रिटल होते हैं, कच्चे होते हैं ये। ऐसे ही डक्टिलिटी का मतलब है कि थिन वायर्स बनाना। तो मेटल्स डक्टाइल है, मेटल से हम इस तरीके की थिन वायर्स बना सकते हैं, जैसे कॉपर वायर है या सिल्वर वायर है।
काफी थिन वायर्स भी बना सकते हैं, बट नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल है, क्योंकि उनको वायर बनाने के लिए या शीट बनाने के लिए हैमर करना पड़ता है और ये कच्चे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, कोई भी चीज कहीं पे भी क्वेश्चन देख लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो कोई भी गुड कंडक्टर तब होता है जब उसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो या फिर आयंस होते हैं। तो यहाँ पे हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भी, और इलेक्ट्रिसिटी होती है तभी कोई भी चीज गुड कंडक्टर हीट का भी होता है, क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बट नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स। बट फिर भी हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट विच इज एन ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मूविंग ऑन टू दी अनदर प्रॉपर्टी, लस्टर। लस्टर का मतलब शाइनी। तो मेटल्स जो है वो लस्टर्स है, तभी देखो ये गोल्ड के सेट्स हम यूज करते हैं पहनने के लिए, कितना शाइन मारते हैं। बट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, वो शाइन नहीं करते। बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ आयोडीन एंड ग्रेफाइट विच इज लस्ट्रस, जो कि शाइनी अपीयरेंस होती है। ओके, टॉकिंग अबाउट द हार्डनेस, कोई चीज कितनी स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स वो उतनी हार्ड है। तो metals are quite hard. Look at this. It is quite hard. And non-metals are soft. But there are exceptions which exist. Metals जो है उनमें सोडियम और पोटेशियम मेटल इतने सॉफ्ट है कि यू कैन कट विद नाइफ, एज यू कैन सी हियर। और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट उसमें एक्सेप्शन है हमारे पास डायमंड, विच इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। Now, if they are hard, so that means we have to supply them with more energy in order to melt or boil them. And because non-metals are soft, so we have to supply them with low energy in order to boil or melt them. And talking about the another property, sonority. Sonority means when you are hitting something and it is producing sound. So, आपने देखा होगा मंदिर में घंटी लगी होती है, that is formed of metal. So, when you hit it, it produces sound. So, metals are sonorous. And non-metals are non-sonorous. They don't produce any sort of sound when you hit them. अब फिजिकल स्टेट की बात करें, मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट हमारे पास मरकरी और गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अदरवाइज ऑल आर सॉलिड्स। नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट एज सॉलिड ऑल्सो, लिक्विड ऑल्सो एंड गैस। लिक्विड सिर्फ एक ही होता है जो आपको याद रखना है, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन इज लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल नेचर, मतलब किसी के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। सो व्हेन एनीथिंग रिएक्ट्स विद एयर इट फॉर्म्स इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, क्योंकि मोस्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और बन जाती है ऑक्साइड। सो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब इसका नेचर की बात करें तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है? बेसिक, मतलब दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। अभी हमने एसिड बेस सॉल्ट में भी किया था। But there are two metal oxides which are amphoteric. Amphoteric means they possess acidic as well as the basic nature. And those two examples are, that is zinc oxide and aluminium oxide. They are amphoteric. Right. So if we talk about their reactivity towards oxygen, if we want to write the order of reactivity, so sodium is more reactive towards oxygen, and this is how the reactivity decreases as you move from sodium to copper. Sodium and potassium, they are often stored in kerosene oil. And why is it so? क्योंकि सोडियम पोटेशियम इतने रिएक्टिव है ऑक्सीजन के टूवर्ड्स के फटाफट से अपनी ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और इनकी ऑक्साइड्स एक्सप्लोजिव होती है। So in order to avoid explosion, their contact with air is cut down and they are stored in kerosene oil. So you have to remember it. This is very important. Okay, and if I talk about non-metals, they react with oxygen to form non-metal oxides. But their oxides are acidic, that means turning blue litmus red. But few non-metal oxides are neutral too, that is neither acidic nor basic. Right? For example, we have water, it is neutral. So this is the reactivity series, you have to remember it. आपको पता है इसको हम ऐसे लर्न करते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। अगर आप ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करोगे तो ये आपको काफी जगह यूज होगी, केमिकल रिएक्शन में भी यूज होगी, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, या कहीं पे भी कुछ केमिकल रिएक्शन करते हो तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो प्लीज बी थॉरो विद दिस रिएक्टिविटी सीरीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी सीरीज। ओके, रिएक्शन विद वाटर. When anything reacts with water, it forms their respective hydroxides.
You have to remember it. तो कुछ metals होते हैं as per reactivity series, they react with cold water, some react with hot water, some react with steam and some does not react. ये क्वेश्चन भी हमने जब अरिहंत के पेपर्स किए थे हमने किया था. प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर. सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ, कैल्शियम मैग्नीशियम हॉट, स्टीम आपका आयरन एल्यूमिनियम जिंक, और कॉपर या हाइड्रोजन से नीचे वाले रिएक्ट करते ही नहीं है बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन. Because in order to react with water, they have to displace hydrogen. So if any metal is less reactive, it won't be able to displace. So order of reactivity, sodium is more reactive towards water, and as we move down, reactivity increase and copper doesn't react. And if we talk about non-metals, तो मैंने आपसे बताया कि रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ता है, राइट? तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना मतलब हाइड्रोजन को रिड्यूस करना, आयन से H2 में कन्वर्ट करना. सो बेसिकली ऐसा करने के लिए नॉन मेटल को या जो भी उसको डिस्प्लेस करना चाहेगा उसको इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे. बट नॉन मेटल्स कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. So that is the reason they don't react with water as well as not with acids. Okay, moving on to the next property, reaction with dilute acids. So metal react with acids, like if I have this acid, हमने activity इसमें भी की थी, chemical reaction में भी, we get to see that hydrogen gas is evolved. And you know that we can test it by the pop sound and pale blue flame. राइट तो जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो रिएक्ट नहीं करते. एंड ऑल्सो नॉन मेटल्स ऑल्सो डजंट रिएक्ट बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. अब आपको पता है कि बॉन्ड, सपोज आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके बीच में एक अच्छा बॉन्ड होता है, आप लोग बेस्ट फ्रेंड ही बेस्टीज ही रहते हो. तो केमिकल बॉन्डिंग इज बेसिकली अ लिंकेज जो दो चीजों को एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर बांध के रखता है. दिस इज व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड द लिंकेज दैट इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड. तो अब बॉन्डिंग होती क्यों है? ताकि वो स्टेबल हो पाए एटम्स. स्टेबल कैसे होंगे? जब वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करेंगे. कैसे कर सकते हैं? या इलेक्ट्रॉन देकर एक या एक से ज्यादा, या इलेक्ट्रॉन लेकर एक या एक से ज्यादा, या शेयर करके. तो उसी हिसाब से हमारे पास दो तरह के बॉन्ड है, आयनिक और कोवेलेंट. आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवॉलेंट भी कहते हैं और कोवेलेंट को आप कोवेलेंट ही कहते हो. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद कोऑर्डिनेट, दैट इज समथिंग एल्स. आयनिक बॉन्ड जो होता है, इस पे भी हमने बहुत से क्वेश्चंस किए थे, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर. आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है. मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है. सो इफ यू हैव मेटल, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन एंड नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन. सो दिस इज हाउ दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी द फॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? Al3 पॉजिटिव. ऑक्सीजन के पास 6 है, इट नीड्स 2 मोर, सो इट फॉर्म्स O2 नेगेटिव. तो ओवरऑल क्या रहा? एल्यूमिनियम के पास 3, ऑक्सीजन के पास 6 और मिलके बन गया Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करके Al2O3. दिस इज हाउ द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. और जिनमें भी आयनिक बॉन्ड होता है, दे आर आयनिक कंपाउंड्स. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर कि जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. वो क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. और आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है. मेटल्स को कैसे पहचानते हो? कि 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, और नॉन मेटल्स को पहचानते हो 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉन्ड मुझे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में बनाना है, तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 लूज करेगा और बनाएगा Al3 पॉजिटिव. और ऑक्सीजन के पास 6 है, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल फॉर्म O2 नेगेटिव. तो ओवरऑल क्या रहा? एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और मिलके बना Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव. क्रिस क्रॉस करोगे, इट विल फॉर्म Al2O3. और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई क्योंकि इनमें आयंस प्रेजेंट है, इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है. इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी होता है हाई क्योंकि इंट्रैक्शन ज्यादा है, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज प्रॉपर्टीज.
Now moving on to the covalent bond. Covalent bond is formed by sharing of electrons. और शेयरिंग किस किस के बीच में होती है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा. और आपको पता है नॉन मेटल आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अगर किसी के लास्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या मानते हैं? नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स जैसे कि O2 है या H2 है या HCl है, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करते हैं. अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? जिसके अंदर जो कंबाइनिंग एटम्स है वो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे. जैसे आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फिगरेशन 287 होती है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ये उसको बीच में रखेगा. हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट होता है, तो इसने ड्यूप्लेट अपना कंप्लीट कर लिया और ये क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. सो इट फॉर्म्स HCl. डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जिसके अंदर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं बिटवीन 2 एटम्स. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फिगरेशन 26, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 बीच में लगा दिया, ऐसे इसने भी बीच में लगा दिया, तो इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ये शेयर कर लिए, इसके 6 और 2 ये शेयर कर लिए, तो ये बन गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ये हो गया आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सिमिलरली अगर 3 शेयर्ड पेयर होते हैं एटम्स के बीच में, दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फिगरेशन होती है 25, तो 5 है आपके पास, तो इसको 3 और चाहिए, तो हम इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से करेंगे. तो इसने ये शेयर कर लिया, इट बिकम्स 8, इसने भी शेयर कर लिया, इट बिकम्स 8, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, तो ये बन गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. Now moving on to the last topic, that is alloys. Alloys basically क्या होते हैं? जब आप 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिक्स कर देते हो, वो इवनली मिक्स हो जाते हैं और वो बनाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एंड दैट इज कॉल्ड एज alloys. So it is basically a homogeneous mixture of 2 or more metals. Alloys का बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज मेटल से और भी बढ़िया होती है. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आयरन की रस्टिंग होती है, बट अगर आप आयरन का अलॉय यूज करो स्टेनलेस स्टील, दैट इज रेजिस्टेंट टू करोजन. तो अलॉयज दे हैव बेटर प्रॉपर्टी. देखते हैं कुछ अलॉयज, उनके फंक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज और वो किस चीज से बने. सो पहला अलॉय हम कर रहे हैं स्टील. स्टील बनता है जब आप आयरन और कार्बन को मिक्स करते हो. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरप्लेन, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. स्टेनलेस स्टील, इट इज फॉर्म जब आप आयरन को, कार्बन को और क्रोमियम को मिक्स करते हो. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स एंड यूटेंसिल्स. ब्रास, when you mix copper and zinc, it is used for making airplanes, utensil, medals वगैरह भी जो आपको मिलते हैं, that is formed of brass. Bronze, copper and tin used for making utensils. Solder, lead and tin used for making joining electric wires. Beryllium, aluminium, copper, magnesium, manganese for making aircraft parts. Magnesium, aluminium and magnesium used for making lightweight tools and cheap. German silver, copper, nickel, zinc, it is used for making airplane wings. तो इन चीजों के लिए ये अलॉयज बेसिकली यूज होते हैं और इन चीजों से ये बने होते हैं. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है. तो इसके साथ हमारा क्विक जो रिवीजन था चैप्टर 1, 2 और 3 का, वो फिनिश हो जाता है. एंड प्लीज आप अच्छे से इन चैप्टर्स को तैयारी करो और मैं आपको अब शो करती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन इन 3 चैप्टर्स पे आपसे पूछे गए हैं. सो लेट्स डिस्कस कि कैसे कैसे क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर के बेसिस पे आ सकते हैं और जो कि हमने आपको प्रैक्टिस सेशन में कराई भी है और मे बी अब एक क्विक रिकैप के बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे. तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप देखो कि आपको दिया गया है HCl NaOH सॉल्यूशन के साथ 2 सेपरेट बीकर्स में है और आपको पूछा गया है कि जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए हैं. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ रिएक्शन करना है दोनों के बीच में और ये रिएक्शन आप केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे भी कर लोगे और ये रिएक्शन आपने एसिड बेस्ड सॉल्ट्स में भी किया है और यही सेम रिएक्शन आपने मेटल्स, नॉन मेटल्स में भी किया है. तो बेसिकली एक एलिमेंट और कंपाउंड का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो आपको बीकर दिया गया है, पूछा गया है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, ये आपका केमिकल रिएक्शन से बेस्ड है जिसके अंदर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये कौन सी रिएक्शंस होती है. तो इसके लिए यू हैव टू बी थॉरो विद द एक्टिविटीज से भी क्वेश्चंस आएंगे आपको. ओके अब जैसे कि मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड विद डाइल्यूट HCl,
मेटल ऑक्साइड बेस है और ये एसिड है, तो बेसिकली इट इज फ्रॉम योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आपको दिया गया है कि वी गेट सॉल्ट, लेकिन लास्ट में नहीं पता है आपको। तो आपको पता है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वी गेट वाटर नॉट गैस। तो आप अगर उसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट। तो बेसिकली मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में एक चार्ट दिया था जिसके अंदर मैंने आपसे बोला था कि आप कलर्स जरूर प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से रिएक्शंस देके आपको पूछा जा सकता है कि येलो कलर्ड सब्सटेंस कौन सा है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पीएच दिख रहा है, तो बेसिकली एसिड, बेसिस और सॉल्ट में से ये रिएक्शन है। और मैंने आपसे प्रैक्टिस कराते हुए, क्विक रिवीजन कराते हुए भी बताया था कि पीएच वैल्यू को आप कैसे पहचानते हो। तो आपको हाईली बेसिक एरिया पहचानना है। तो आपको पता है 7 से ऊपर वाला आपका बेसिक होता है, और जो जितना ज्यादा दूर होगा, 7 से 14 दिया है आपको सी में, दैट वुड बी मोर बेसिक। ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें आपको सब्सटेंस रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि मैंने आपको बताया था, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन पे क्वेश्चन है कि किसमें से ऑक्सीजन हट रही है, किसमें जुड़ रही है, उस अकॉर्डिंग आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानोगे और उस अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे सही ऑप्शन दोगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन का आफ्टर प्रोडक्ट तो आपको पता है, बट बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पूछी गई है। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए कि कलर क्या हो जाएगा, या सरफेस ब्लैक एंड डल हो जाएगा, या जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये चीज आपको पहचाननी आनी चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट दिया है, पेरेंट एसिड और बेस। एंड आई होप अब तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रेक करके इस तरीके से इनको क्रिस क्रॉस करके इनके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस आपने पहचान लेना है। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आई होप आप कर पाओगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोर अल्कली प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaOH, जिसमें हम NaCl से करंट पास करते हैं एक्वस से, एंड वी गेट H2Cl2 एंड NaOH. So you have to be thorough with the compounds also. Specify the chemical reaction between calcium oxide and water. तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में आइडेंटिफिकेशन पूछा गया है। केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करना है। सो वी नो इट इज एन एक्सोथर्मिक, ऑब्वियसली चेंज इन टेम्परेचर वुड बी ऑब्जर्व। तो एक्टिविटीज की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी, कलर्स, यू हैव टू बी थॉरो विद इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रिएक्शन दिया गया है, एंडोथर्मिक है या गैस इवॉल्व हो रही है कि नहीं, उस पे बेस्ड है। और बेसिकली आपको दिख रहा है यहाँ एक कंपाउंड है जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट रहा है, तो ये आपका केमिकल रिएक्शन में डीकम्पोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। और हीटिंग हो रही है, बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन वाली चीजें ऑब्वियसली हीट देते हो, तो एंडोथर्मिक तो होती ही है, और साथ में इस केस में गैस भी इवॉल्व होगी। कभी भी कोई चीज टूटेगा तो इसमें गैस भी आपको रिलीज मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे फिर एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है एसिड बेस्ड सॉल्ट पे, बट दिस टाइम वी हैव हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और हाईएस्ट पीएच पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन के साथ कैसे लिंक होता है। तो बेसिकली अगर पीएच हाई है तो हाइड्रोजन आयन लेस होंगे, अगर पीएच लेस है तो हाइड्रोजन आयन हाई होंगे। अब यहाँ पूछा गया है हाईएस्ट पीएच, मतलब लो एच वाली वैल्यू, तो वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से इन रिलेशंस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल हीटिंग करी हुई है FeSO4 क्रिस्टल्स, अगेन एक्टिविटी है आपकी केमिकल रिएक्शन पे, और यहाँ पूछा गया है कि किस तरीके से आप उसको रखोगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये तो आपको पता है कि इसके डिकम्पोजिशन से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है और उसको डायरेक्ट इनहेल हम नहीं करेंगे, तो इट हैज टू बी केप्ट अपार्ट। तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि आप जिंक को, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम को अलग अलग सॉल्यूशंस में डाल रहे हो। बेसिकली केमिकल रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट पे ये रिएक्शन है, और यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहा है। तो इनको पूरा रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जितना नंबर ऑफ ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है कोई किसी को, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट एल्यूमिनियम के दिख रहे हैं 3 बार, और यहाँ पे ये 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये 1 के साथ, और ये कर ही नहीं रहा। तो ऑर्डर आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से कितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपने रिएक्टिविटी देखनी है, यहाँ रिएक्शन करने की नहीं जरूरत आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि अमित ने अनियन जूस की ओडोर चेक करी और फिर उसमें HCl NaOH मतलब एसिड और बेस डाल दिया। तो आपके पास ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है एसिड बेस्ड सॉल्ट का, और मैंने आपको बताया था कब ओडोर वैनिश होती है और कब ओडोर रहती है, और अनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है या नहीं। सो यू हैव टू बी थॉरो विद द इंडिकेटर्स, देयर कलर्स, देयर फ्रेग्रेंस एंड व्हाट हैपेंड to their color or fragrance when they react with acid or base. So अगर थॉरो होगे तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोटिंग ऑन जिंक विल बी ऑब्जर्व्ड। तो कोटिंग वहीं पे होगी, ऑब्वियसली पहले कोटिंग नहीं है, कोटिंग हो रही है, तो मतलब वहां पे होगी जहां पे रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे चारों बीकर्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछा गया है आपसे। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको आती होगी तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा, रिएक्टिविटी सीरीज थॉरली लर्न करो, तभी सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप आसानी से कर पाओगे। ओके, रीजन एसर्शन रीजन का तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया था कि कोई भी स्टेटमेंट दिया है अगर वो सही होता है और रीजन भी सही है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, आपका आंसर ए होता है। और अगर आपका एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आप बी लिखते हो। और अगर एसर्शन सही है और रीजन फॉल्स है तो आपका आंसर सी होता है। एसर्शन फॉल्स और रीजन सही है तो ऑप्शन आपका डी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है और फिर इसका रीजन दिया गया है, तो उस कॉन्सेप्ट को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को याद करते हुए आप इस एसर्शन रीजन को आंसर करोगे। Weak acids have low electrical conductivity. This is from acid bases. I have already told you, weak acid पूरे dissociate नहीं होते हैं. So this is basically on the concept which is strong and which is weak acid. और यहाँ पे उसी पे reason दिया गया है. So next you have data and in this हमें पूछा गया है कौन किससे react करता है या नहीं करता. तो बेसिकली यहाँ पे इस जिंक और HCl के बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और Na2CO3 और NaOH के बीच में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बेसिस पे आपको इनको आंसर करना है. सो दिस इज फ्रॉम योर केमिकल रिएक्शन एंड यू हैव टू बी थॉरो विद कि डिस्प्लेसमेंट कब कब होती है, डबल डिकम्पोजिशन कब होती है और कहाँ पे होगी और कहाँ पे नहीं होगी. नेक्स्ट यू हैव दिस ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज पे, और यूटेंसिल बनाने हैं. अब आपको पता है यूटेंसिल लस्टर भी होना चाहिए, हार्ड भी होना चाहिए, हीट कंडक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए. सो यू हैव टू बी थॉरो विद द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ऐसे क्वेश्चन के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, जहाँ रिएक्शन होता है वहां केमिकल प्रॉपर्टीज का रोल होता है. तो जिसमें भी ये प्रॉपर्टीज होंगी दे विल बी गुड कंडक्टर. सो यू हैव टू बी थॉरो विद फिजिकल प्रॉपर्टीज. So with this, we have come to an end of this complete recap of all the first three chemistry chapters. I hope आपको समझ आ गया होगा chemical reaction, acid bases and metals and non-metals, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी आपको. So I would request कि पहले ही क्विक recap सीरीज आप देख लो. मैंने आपको पेपर से भी फैमिलियर कराया, इसके अंदर काफी हद तक टिप्स भी दिए, और उसके बाद अब कोई भी अरिहंत का प्रैक्टिस पेपर आपको पता है कि अगर आपने पेपर सॉल्व कर लिया वेल एंड गुड, नहीं तो ये हमारे अरिहंत के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में से कोई भी पेपर एक बार दोबारा उठा लो, एनी पेपर रैंडमली उठा लो और उसको कर लो, एंड यू विल बी मच कॉन्फिडेंट आफ्टर डूइंग दिस रिकैप एंड देन अटेम्प्टिंग एनी पेपर. और आपको पता लग जाएगा कि भी किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और आपको पेपर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. So with this, we come to an end of this session. I hope you like it. So I'll be coming very soon to discuss about the life process chapter also with you. उसमें भी हम चारों पार्ट्स डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लाइट के भी वो चैप्टर्स का पूरा डिस्कशन मैं ऐसे ही करने वाली हूँ आपके साथ. तो जल्दी से इस केमिस्ट्री के वीडियो को देखो, क्विक रिकैप करो, रिवाइज करो, पेपर सॉल्व करो, एंड देन कम एंड मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन. सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.